हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स। ये लिटरेरी टर्म्स पर 9th वीडियो है और लिटरेरी टर्म्स जो हमने तैयार किए हैं वो हैं एम.एच. अब्राहम की डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। इन दो बुक्स से इनको तैयार किया गया है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो हैं सी लेटर लिटरेरी टर्म्स। इसमें केल्टिक रिवाइवल, कैनोटेशन एंड डिनोटेशन, क्लिच, कॉमिक रिलीफ, कॉन्फिडेंट और कोर्टली लव, इन लिटरेरी टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं केल्टिक रिवाइवल। इस केल्टिक रिवाइवल को नेटिव आयरिश लैंग्वेज का रिवाइवल कहा जाता है, क्योंकि ये आयरिश लैंग्वेज का रिवाइवल था और 1880 से लेकर 1939 तक चला। तो ये प्रश्न भी बनता है कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा है और केल्टिक रिवाइवल क्या है। तो ये नेटिव आयरिश लैंग्वेज का रिवाइवल है। तो इसी कारण केल्टिक रिवाइवल को द आयरिश लिटरेरी रेनेसां भी कहा जाता है। और ये एक क्रिएटिव पीरियड था आयरिश मूवमेंट का, आयरिश लिटरेरी मूवमेंट का। तो इट आइडेंटिफाइज द रिमार्केबली क्रिएटिव पीरियड इन आयरिश लिटरेचर फ्रॉम अबाउट 1880 टू द डेथ ऑफ विलियम बटलर एस्ट इन 1939। यानी कि 1880 से शुरू होता है और W.B. एस्ट की 1939 में मृत्यु तक ये चलता है। तो केल्टिक रिवाइवल बोलेंगे, आयरिश लिटरेरी मूवमेंट बोलेंगे या आयरिश लिटरेरी रेनेसां बोलेंगे, किसी भी बोल सकते हैं। और टाइम पीरियड 1880 से लेकर के 1939 तक, 1939 तक। एम क्या था इसका? द एम ऑफ एड्स एंड अदर अर्ली लीडर्स ऑफ द मूवमेंट was to create distinctly national literature। W.B. एड्स रहे और दूसरे जो आपके राइटर्स थे उनका एम था कि जो नेशनल लिटरेचर है, नेशनल आयरिश लिटरेचर है, उसको रिवाइव करना था और एक विशिष्ट स्तर तक पहुंचाना था। और इसके लिए उन्होंने बाय गोइंग बैक टू आयरिश हिस्ट्री, legend and folklore as well as to native literary models, जो राष्ट्रीय लिटरेरी मॉडल थे उनको उन्होंने ऊपर उठाया। आयरिश हिस्ट्री में बैक गए, लेजेंड और फॉकलोर इन सब को वापस जा कर के यानी कि एंशियंट लेकर के उनको रिवाइव किया। इसमें जो मेजर राइटर्स हैं, पोइट्स की बात करें तो W.B. एड्स स्वयं पोइट्स हैं और ग्रेगरी रसल और ऑलिवर सेंट जॉन गोगार्टी ये आपके पोइट हैं। ड्रामेटिस्ट में एड्स स्वयं ड्रामेटिस्ट हैं, लेडी ग्रेगरी और जॉन मिलिंगटन। नॉवेलिस्ट की बात करें तो जॉर्ज मूर और जेम्स स्टेफन्स ये आपके नॉवेलिस्ट हैं। अब बात करते हैं कैनोटेशन और डिनोटेशन की। देखिए, डिनोटेशन जो होता है वो शाब्दिक अर्थ होता है और कैनोटेशन जो है भावार्थ होता है, भाव का अर्थ। तभी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। अगर किसी की भी डेफिनेशन लें, जैसे वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स, तो डिनोट्स का मतलब इसका प्राथमिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है। तो द डिनोटेशन ऑफ अ वर्ड इज इट्स प्राइमरी सिग्निफिकेंस और रेफरेंस। इसका प्राथमिक जो अर्थ होता है उसको हम डिनोटेशन बोलेंगे। और कैनोटेशन ये आपका TGT में आ चुका है। द कैनोटेशन ऑफ ए वर्ड इज द रेंज ऑफ सेकेंडरी और एसोसिएटेड सिग्निफिकेंस एंड फीलिंग विच इज कॉमनली सजेस्ट और इम्प्लाइज। तो कैनोटेशन का मतलब होता है भावार्थ
या जिसको सेकेंडरी अर्थ बोलेंगे, या ऐसा अर्थ जिसको इम्प्लाइज कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लें तो होम, आप जानते हैं होम मीन घर होता है, तो डिनोट्स हाउस वेयर वन लिव्स। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो घर वो जगह होती है जहाँ पर व्यक्ति रहता है। और अगर कैनोट्स की बात करें तो इसका मतलब होता है प्राइवेसी, इंटीमेसी एंड कोजीनेस, यानी कि प्राइवेसी गोपनीयता, इंटीमेसी अंतरंगता, और कोजीनेस मीन होता है सहजता। यानी कि घर की अगर बात करें कनोटेट्स में तो घर में आपको गोपनीयता मिलेगी, इंटीमेसी मिलेगी और सहजता यानी कोजीनेस मिलेगा। तो यही कारण है दैट द रीजन रियल एस्टेट एजेंट्स लाइक टू यूज होम इंस्टेड ऑफ हाउस इन देयर एडवर्टीजमेंट। तो अपने जब एडवर्टाइज निकालते हैं ये रियल एस्टेट वाले, तो वो होम का यूज करते हैं, ना कि आपके हाउस का। अब है क्लिच। क्लिच का मतलब ठप्पा होता है, और क्लिच को मानिए कोई भी शब्द या कोई भी फ्रेज जिसको बार बार इतना यूज किया जाता है कि उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो मीनिंग नहीं रहे, मीनिंग तो वही रहता है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बचती। तो कह रहे हैं अ फ्रेज और आइडिया that has been used so many times that it no longer has any real meaning or interest। यानी कि इसका वास्तविक मीनिंग और रुचि नहीं बच जाती, इतना इसको यूज किया जाता है, यानी कि इसका जो है वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे हम बार बार सॉरी बोलते हैं, बार बार सॉरी, तो सॉरी बोलने का मतलब है कि जो सॉरी की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि इतनी बार दोहराई जा चुकी उक्ति जिसका अब कोई अर्थ या जिससे अब कोई रुचि नहीं रह गई है, जिसको हम कहेंगे घिसी पिटी उक्ति। तो सॉरी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। एक्सक्यूज मी हम लोग बोलते हैं, या आई बेग योर पार्डन, ये बहुत सारे शब्द हैं जिनको बार बार बोलने से लोगों की आदत में आ गया, उसका बहुत मतलब नहीं रह गया है। तो क्लिच which is French for stereotype signifies an expression that deviates enough from the ordinary uses to call attention to itself and has been used so often that it is felt to be hackneyed or cloying। यानी क्लिच एक ऐसी फ्रेंच स्टीरियोटाइप, फ्रेंच ऐसी अभिव्यक्ति का प्रतीक है जो ध्यान आकर्षित करने के लिए सामान्य उपयोग से काफ़ी उपयोग किया गया है। डेविएट्स इन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूजेस, यानी कि जो इसका यूजेस है उससे इसका जो वास्तविक अर्थ है वो काफ़ी डेविएट हो गया है, हट गया है। और यही कारण है टू कॉल अटेंशन इटसेल्फ हैज़ बीन यूज्ड ऑफन सो ऑफन दैट इट इज फेल्ट टू बी हैकेंड और क्लाइंग, कि इसका इतना ज़्यादा उपयोग हो गया है कि इसका जो अर्थ है वो काफ़ी घिसा पिटा हो गया है, और क्लाइंग मीन काफ़ी उलझ गया है। अब हमने बहुत सारे अर्थ दिए, समझ गए होंगे कि आई बेग योर पार्डन या सिंसरली योर्स या सॉरी या थैंक यू, वो लोग बार बार बोलने लगे हैं, और बहुत कई बार बोलते हैं एक्सक्यूज मी। तो ये शब्द इतने घिसपिट गए हैं कि लोग इन पे वैल्यू नहीं देते, इसको बोलते हैं हम आप क्लिच। अब बात करते हैं कॉमिक रिलीफ की। जैसा कि इसके अर्थ में छिपा हुआ है, रिलीफ माने आनंद देना होता है, कोई सहूलियत देना होता है, कॉमिक हंसी के द्वारा। अब मान लीजिए कोई भी सीरियस ड्रामा चल रहा है, हैमलेट ले लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक अगर आपको डेथ ही दिखाई जाएंगी, कत्ल ही दिखाई जाएंगे, तो आपका मन जो है काफ़ी खिन्न हो जाएगा, काफ़ी सैड हो जाएगा। तो उस सैड सिचुएशन से आपको रिलीफ देने के लिए बीच बीच में
कुछ कॉमिक एपिसोड प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि आप अपनी सैडनेस से थोड़ी देर के लिए रिलीफ प्राप्त कर सकें। दैट इज़ वाई वो कॉमिक एपिसोड्स जो हैं कॉमिक रिलीफ कहलाते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। कॉमिक रिलीफ इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स, स्पीचेस और सीन्स इन ए सीरियस और ट्रेजिक वर्क, स्पेशली इन ड्रामास। यानी विशेष रूप से ड्रामाज में जो कि काफ़ी सीरियस है और ट्रेजिक है, उन ड्रामा के बीच में कॉमिक कैरेक्टर का, कॉमिक स्पीच का, कॉमिक सीन्स का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसको हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। एम तो जानते ही हैं कि काफ़ी लंबे समय से अब जब आप उस सीरियस एक्शन को देखेंगे तो आपका मन खिन्न हो जाएगा, तो उस खिन्नता से आपको रिलीफ देने के लिए ये आपके कॉमिक कैरेक्टर, स्पीचेस और सीन्स दिए जाते हैं। तो सच एलिमेंट्स वर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल इन एलिजाबेथन ट्रेजेडी, काफ़ी आम थे एलिजाबेथन ट्रेजेडी में। एग्जाम्पल की बात करें तो हैमलेट में ग्रेव डिगर्स एपिसोड आया है जो आपके कॉमिक रिलीफ का काम करता है, और मैकबेथ में जो दरबान होते हैं, ड्रंकन पॉटर होते हैं, दरवाजे पर जो दरबान लगे होते हैं, उनका जो एक्शन होता है वो कॉमिक रिलीफ का काम करता है। दूसरा, कॉन्फिडेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कॉन्फिडेंट को हिंदी में हम विश्वस्त बोलेंगे, यानी कि विश्वास पात्र मित्र। तो ऐसा मित्र जिस पर जो प्रोटोगनिस्ट है वो अपने सारे भाव, मन के आंतरिक भाव को उड़ेल सके। तो नेचुरल है कि ये जो कॉन्फिडेंट है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एसाइड और जो आपके सोलिलॉक्वी टर्म्स हैं उनको रिप्लेस करके कॉन्फिडेंट को रखा जाता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कॉन्फिडेंट में। कॉन्फिडेंट इज a character in drama or novel who plays only a minor role in action but serves the protagonist as a trusted friend to whom he or she confesses intimate thoughts, problems and feelings। समझ गए होंगे, कॉन्फिडेंट एक ऐसा करेक्टर है जो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसको, और ये काफ़ी विश्वास पात्र होता है, जिस पर जो प्रोटोगनिस्ट है अपने इंटीमेट थॉट्स को, प्रॉब्लम्स को और फीलिंग्स को शेयर करता है। अब आप समझ गए होंगे, सोलिलॉक्वी भी एक टर्म है जिसमें अपने इंटीमेट थॉट्स, प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करता है। तो ड्रामेटिक यूज उसका यही होता है कि जो करेक्टर के मन की बातें जो आपके ऑडियंस के सामने प्रस्तुत की जा सके, प्रेजेंट की जा सके। यही फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स जो हैं कॉन्फिडेंट के माध्यम से, मीडियम से प्रोटोगनिस्ट प्रेजेंट करता है। जो ड्रामेटिस्ट है वो इस टर्म का यूज करता है। तो यही लिखा है नीचे, इन ड्रामा द कॉन्फिडेंट प्रोवाइड्स द प्ले राइट विद plausible device of communicating to the audience the knowledge, state of mind and intentions of a principal character without the use of the stage devices such as soliloquy and aside। यानी soliloquy और aside का यूज प्रोटोगनिस्ट के जो इनर फीलिंग्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए एसाइड और सोलिलॉक्वी का यूज किया जाता है। तो इनको रिप्लेस करके जो प्ले राइट है वो कॉन्फिडेंट का यूज करता है। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए, हैमलेट का फ्रेंड है होरेशियो।
तो नेचुरल है कि बहुत सारी बातें हैमलेट होरेशियो को बताता है। क्लियोपेट्रा की जो मैड है चार्मिया, एंटोनियो और क्लियोपेट्रा प्ले में, तो वो चार्मिया को भी अपनी मन की बातें बताती है। यहाँ तक भी बता देती है कि उसके जूलियस सीजर से किस प्रकार जो आपके इंटीमेट रिलेशंस रहे थे, उनके इंटीमेट रिलेशंस के बारे में भी वो चार्मिया को बता देती है। अब बात करते हैं कोर्टली लव। तो कोर्टली लव को आप समझ लीजिए एक प्रकार का आइडियल लव होता है, जिसको बोलते हैं आदर्श लव। अपने यहाँ फिल्मों में बहुत देखने को मिलता है कि प्यार के लिए सब कुछ करेगा, यानी कि इवन टू डेथ भी स्वीकार कर लेते हैं। तो कोर्टली लव अ डॉक्ट्रिन ऑफ लव टुगेदर विद एन इलेबोरेट कोड गवर्निंग द रिलेशंस बिटवीन एस्ट्रोकेटेड लवर्स, यानी कि ये प्रेम के वो डॉक्ट्रिन्स हैं, वो सिद्धांत हैं जिसमें जो लव रिलेशंस हैं उनको काफ़ी इलेबोरेट किया जाता है, जो आपके एरिस्टोक्रेट सोसाइटी में पाए जाते थे, विच वॉज वाइडली रिप्रेजेंटेड इन लिरिक पोइम्स एंड chivalric romances ऑफ वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। तो कोर्टली लव जो है ये आपके मिडिल एजेस के कविताओं में और उसके रोमांसेस में देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार का आइडियल लव है। अब इसमें क्या करते हैं, द कोर्टली लवर आइडलाइज और आइडोलाइजेस his beloved and subject himself to her every whim। कहने का मतलब है इसमें जो लवर होता है वो अपनी प्रेमिका को आइडलाइज करता है, यानी कि आदर्श बनाता है, और अपने प्रेम को भी आदर्श बनाता है, और आइडलाइज बनाता है यानी कि उसकी मूर्ति पूजा की तरफ, यानी कि उसको एक पूजक के तौर पर, यानी पूजा की चीज़ बना देता है, यानी कि उसको आदर्श रूप में प्रेजेंट करता है। एंड सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू हर वैम, यानी कि जो उसके मन में आता है उसकी प्रेमिका के, उन सारी चीज़ों को वो पूरा करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि द लवर सफर्स एगोनीज ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट एज ही इज पुट टू द टेस्ट बाई हिज इम्पेरियस स्वीट हार्ट बट रिमेन्स डिवोटेड टू हर, यानी जब भी उसकी प्रेमिका उसके प्रेम की परीक्षा लेनी चाहती है, उसको टेस्ट करना चाहती है, तो वह जो लवर होता है वो बॉडी और स्पिरिट की जितनी भी मुसीबतें हैं सब कुछ सहता है और सब कुछ सहने को तैयार रहता है, फिर भी अपने प्रेम को डिगता नहीं है और उस अपनी प्रेमिका के प्रति डिवोटेड रहता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।